ये हिस्ट्री का फंडा बड़ा ही खतरनाक है। हिस्ट्री लोगों को समझ में नहीं आती है, खासकर क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। क्लास 11th और 12th के बच्चे जो हाल फिलहाल अभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान लेके आया ई पाठशाला चैनल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए कंप्लीट सीरीज दी गई है। इस कंप्लीट सीरीज में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद एग्जांपल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज और सारे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट हमने आपके लिए तैयार की हुई है। आप जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को वॉच आउट करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं। इस ऐप पे आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होने वाला है। आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्द से जल्द जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, ये सारा एक्सेस आपको वहाँ पे मिलने वाला है। हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, मेरा नाम विजय है। आप ई पाठशाला के वीडियो लेक्चर सीरीज में 2023 और 24 के हिसाब से वीडियो लेक्चर सीरीज देख रहे हैं और फाइनली आज हम पार्ट करने जा रहे हैं तीसरा, और चैप्टर का नाम है किंगशिप, कास्ट, क्लास और हिंदी में से बोलते हैं बंधुत्व, जाति, वर्ग, यानी कि 2023-24 के हिसाब से वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट। मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 की हिस्ट्री का सबसे टफ चैप्टर अगर कोई है तो वो तीसरा चैप्टर है, और उसके बाद उसके साथ साथ एक हमारा 9 चैप्टर है। तो ये जरूर आपने याद रखना है कि थर्ड चैप्टर की कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी, जब ही जाके आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि थर्ड चैप्टर के अंदर पूरी तरीके से महाभारत के थीम स्टोरी को कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए पूरा चैप्टर आपको बताने की कोशिश करी गई है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा मुझे आउटलुक देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा महाभारत के बारे में। जिस भी किसी स्टूडेंट ने महाभारत नहीं देखी है तो शॉर्ट में वो 2 से 3 मिनट में समझ जाएगा कि इस पूरे चैप्टर के लैंड डिस्प्यूट को लेकर महाभारत की कहानी क्यों बताई गई है, एंड देन उसके बाद किस तरीके से पूरे चैप्टर को उससे रिलेट करा गया है। तो वीडियो की शुरुआत कुछ यहाँ से होगी। आपको एपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट पे नोट्स चाहिए, सो यू कैन ज्वाइन विद अस, और अदरवाइज mypathshala.com वेबसाइट है जहाँ आपको सारी चीजें मिल जाती है। ई पाठशाला हमारा टेलीग्राम अकाउंट के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, सो यू कैन वॉच। अब दोस्तों, शुरुआती समय में ऐसा बताया जाता है कि अभी तक आपने जो हिस्ट्री पढ़ी, आपने हिस्ट्री पढ़ी फर्स्ट चैप्टर की, सेकंड चैप्टर की हिस्ट्री पढ़ी, आपने इस हिस्ट्री से एक चीज तो सीखने की कोशिश करी कि इतिहास जब हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो 0 से 600 साल पीछे और 0 से 600 साल आगे की हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। वैसे महाभारत की अगर हम गणना करें तो कहा जाता है 0 से 900 साल पीछे जो है लगभग ये टाइम पीरियड रहा होगा। इस टाइम पीरियड पे हमें कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिली होगी कि महाभारत जैसी घटनाएं हुई होंगी। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अगर हम इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करें हिस्टोरियन के थ्रू, तो टेक्सचुअल ट्रेडिशन हैव बीन यूज्ड बाय द हिस्टोरियन टू रिकंस्ट्रक्ट द सोशल हिस्ट्री। मतलब समाज में कैसी दशा रहती होगी, समाज में किस तरीके की प्रथा रहती होगी, समाज में किस तरीके से लोग रहते होंगे, उसको समझने के लिए टेक्सचुअल ट्रेडिशन, बोले तो लिखित परंपराएं, मौखिक परंपराएं, इनका इस्तेमाल करके हिस्टोरियंस ने हमें समझाने की कोशिश करी होगी। इससे उन्होंने क्या समझा होगा, इससे उन्होंने समझा होगा अंडरस्टैंड द चेंजेस। उन्होंने समझा होगा कि समाज में किस तरीके से राजनीतिक और आर्थिक बदलाव हुए होंगे। उन लोगों ने समझा होगा, जो उन्होंने टेक्स्ट मिले होंगे, उन्होंने समझा होगा किस तरीके से लोगों के बीच में व्यवहार, बर्ताव, लोगों के प्रति में कैसे तो काइंडनेस दिखाई देती होगी, वो समझा होगा। और दूसरी बात, उन सभी टेक्सेस से उन्होंने समझा होगा कि समाज के उस हिस्सों के अंदर किस तरीके की प्रथाएं, किस तरीके की मान्यताएं और किस तरीके से प्रेम पूजा हुआ करती होगी। तो ये सारे टेक्सचुअल ट्रेडिशन से ही आते हैं, और ये शुरुआती समय में किन भाषाओं में मिले, पाली भाषाओं में मिले, तमिल में मिले, संस्कृत में मिले, तेलुगु में मिले, कहीं कहीं पे मलयालम में भी हो सकते हैं। एनसीईआरटी में बताती है कि हिस्टोरियंस ने ये सारी चीजें यहाँ से गैदर करी होगी, और उससे उन्होंने बताया होगा कि अर्ली सोसाइटी का समाज जो था वो कैसा था, उससे उन्होंने सोशल हिस्ट्री को क्रिएट कर दिया। अब क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हर एक इंस्क्रिप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक इंस्क्रिप्शन को बड़ा ही ध्यान में रख के, सारी सोशल कैटेगरी को ध्यान में रख के, बड़ा ही सोच समझ के इस थर्ड चैप्टर को आपको बताने की कोशिश करी गई है। आपने समझना क्या है, आपने समझना ये है कि इस चैप्टर के अंदर कहीं कुछ गलती ना हो जाए। सोचिए, इतने साल लगे महाभारत को 1990 में आपके सामने टीवी में लाने के लिए, तो उसके पीछे बैकग्राउंड में कितने सारे लोग काम कर रहे होंगे कि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाया जा सके। लेकिन फिर भी आज की डेट में उसमें कमियां निकाली जाती है। कारण यह है कि अर्ली सोसाइटी का समाज कुछ
दूसरे प्रकार का था, अभी कुछ दूसरे प्रकार का हो चुका है। तो थोड़ी बहुत 19-20 डिफरेंस तो हमें देखने को मिलता ही है। तो दोस्तों सेंट्रल स्टोरी क्या है इसकी, महाभारत की सेंट्रल स्टोरी, ऐसा कहा जाता है महाभारत एक महाकाव्य जैसा है जिसमें सभी सामाजिक श्रेणी के लोग, जैसे कि जंगलों में रहने वाले, नॉर्मल लोगों के साथ रहने वाले, सभी परिस्थितियों के बारे में इसमें बताने की कोशिश करी गई है। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें युद्ध, जंगल, महल, बस्तियां, इन सब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करी गई है। तो आप लोगों ने महाभारत नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर महाभारत देखिए, चाहे आप जिस किसी भी रिलीजन से हैं। देखो हर किसी रिलीजन की एक अपनी खासियत हो सकती है। हिंदू धर्म की खासियत में मैं कह सकता हूँ महाभारत, भगवत गीता और रामायण जैसी जो महाकाव्य गाथा है वो आपको जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको समाज को समझने में और उस तरीके की परिस्थिति के अंदर लोग कैसे जीते थे उसको समझने में आपको मदद मिलेगी। तो इस महाभारत के अंदर दो सेक्ट यानी कि कौरव और पांडव, यानी कि इनके बीच में ही, चचेरे भाइयों के बीच में ही लड़ाई दिखाई जाती है। लड़ाई थी जमीन के डिस्प्यूट को लेके, क्योंकि कुरुक्षेत्र यानी कि आज का आपका हरियाणा, वहां पे कौरव और पांडव जो है सिंगल रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे। सिंगल रूलिंग फैमिली क्या होती है, जैसे कि इसका थोड़ा सा मैप दिखाने की कोशिश करी गई है। कुरु वंश से बिलोंग करते थे और कुरु वंश से बिलोंग करते 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 आप धृतराष्ट्र और पांडु को समझ सकते हैं। धृतराष्ट्र क्योंकि अंधे थे इसीलिए उनके पिताजी ने, आप ये पिताजी का नाम देख रहे हैं, चलिए मैं थोड़ा सा इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको यहाँ ज्यादा अच्छा दिखाई देगा और ये आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ ये है क्या, ताकि आप समझे। देखिए क्योंकि मैंने कहा चैप्टर तो आप समझ जाएंगे, चैप्टर की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप इस थीम स्टोरी को समझ नहीं पाए जो विच इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी, तो वो आपके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये धृतराष्ट्र है, ये धृतराष्ट्र है और ये पांडु है। तो उसने दोनों भाई भाई हैं। आप जरूर ये याद रखिए, धृतराष्ट्र आपको पता है अंधे थे और पांडु जो थे थोड़े बहुत ठीक ठाक समझदार थे। पापा की प्रॉपर्टी के बाद हमेशा प्रॉपर्टी जो होती है दो भाइयों के बीच में ही मिलती है, ऑल वी नो दैट, और इसे ही हम पैटर्नली सिस्टम ही बोलते हैं और समाज में आज भी कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन आज की डेट में लड़कियों को भी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाता है, पहले नहीं मिलता था पर अब मिल जाता है। अब होता क्या है कि धृतराष्ट्र के पिताजी पांडु को प्रॉपर्टी ना देते हुए धृतराष्ट्र को प्रॉपर्टी दे देते हैं, और धृतराष्ट्र के बाद क्योंकि वो अंधे थे तो यहाँ पे दुर्योधन जो थे, दुर्योधन उनके जो बेटे थे और उनके साथ उनके 99 ब्रदर्स जो थे वो पूरे की पूरी सत्ता को चलाने की कोशिश में लग जाते हैं। जबकि पांडु जो होते हैं उनके 5 बेटे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, 5 बेटे हो गए। अब अर्जुन की शादी कुंती से भी हुई थी और सुभद्रा से भी हुई थी। सुभद्रा से उनका बेटा अभिमन्यु हुआ था, ये आपने आई थिंक पढ़ा होगा, इतना तो समझ ही गए होंगे आप लोग। तो देखो होना ये चाहिए कि फादर ने अगर प्रॉपर्टी नहीं दी, धृतराष्ट्र ने अपने भाई पांडु को अगर प्रॉपर्टी नहीं दी, पांडु मर गए थे, पांडु के मरने के बाद चाचा का काम ये होना चाहिए कि वो उनके बेटों को एटलीस्ट उनका हिस्सा या जीवन यापन के लिए कुछ जमीनें या कुछ हिस्सा, क्योंकि देखो उनको भी तो जीवन जीना है ना। तो ऐसी प्लेस पे धृतराष्ट्र जो होता है, ये धृतराष्ट्र जो होता है, दुर्योधन पूरी तरीके से सारा कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि वो बड़ा हट्टी व्यक्ति था, बड़ा ही मतलब अपने पिताजी की बातों को भी नहीं माना करता था। अगर आप क्या कहते हैं महाभारत देखेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर समझ में आएगी कि ऐसा हो रहा था। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि दुर्योधन जो है वो अपने 5 भाइयों से वो कहते हैं कि मैं एक सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा इनको, चाहे कुछ भी कर ले। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चली जाती है दुर्योधन के पास। अब क्योंकि उस समय लीगल एडवाइजरी, पुलिस केस, फलाना ढिमकाना तो कुछ नहीं था, तो उस समय सबसे सुप्रीम व्यक्ति जो धरती पे उस समय क्या कहते हैं विराजमान थे वो हमारे कृष्ण कन्हैया श्री कृष्ण जी थे। और श्री कृष्ण भगवान जो बने बाद में जाके अपने कर्मों की वजह से वो उस समय इंद्रप्रस्थ में रह रहे होते हैं। अब इंद्रप्रस्थ के अंदर होता क्या है कि जब उनको कुरुक्षेत्र से निकाल दिया जाता है हरियाणा से, तो बेचारों को अपना जीवन यापन करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करने की जरूरत थी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में होता ये है कि ये जाते हैं श्री कृष्ण जी के पास जो उस समय मथुरा के निवासी भी थे और ऑफ कोर्स उस समय इंद्रप्रस्थ के अंदर भी क्या कहते हैं उनकी प्रॉपर्टी और उनकी जमीनें जो थी देखने को मिलती है। तो इंद्रप्रस्थ का कुछ हिस्सा श्री कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है आप 5 भाई हैं, अपने जीवन यापन के लिए आप इंद्रप्रस्थ का कुछ हिस्सा रख लीजिए, कुछ गांव रख लीजिए, कुछ प्रॉपर्टी रख लीजिए, ताकि आपका जीवन यापन बहुत अच्छी तरीके से चल सके। अब यहाँ पे कृष्ण जी ने क्या करा कि उन्होंने बड़ा ही सोच समझ के चीजों को कहा कि चलो ठीक है आपस में लड़ाई ना हो और जीवन यापन अच्छी तरीके से चले। तो इस बिहाफ पे उन्होंने मदद कर दी, जैसे कि हम एज अ फ्रेंड किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि वैसे भी वो भगवान का रूप धरती पे थे ही, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये मेरे ख्याल से आए इसलिए थे
कि वो पूरी तरीके से उनकी मदद कर सके। अब इंद्रप्रस्थ का हिस्सा इनको दिया जाता है, जीवन यापन इनका चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे दुर्योधन जो है उसको खुशी नहीं होती है। वो ये कहता है कि इंद्रप्रस्थ का हिस्सा चलो ठीक है, वो मेरा नहीं था, श्री कृष्ण जी का था, उन्होंने उनको दे दिया, कोई इशू नहीं है, जीवन चला रहे, कोई इशू नहीं है। यहाँ दुर्योधन कहता है कि आप ऐसा कर लो, इसे क्रूड कीड़ा भी बोलते हैं, डाइस गेम भी कहते हैं। दुर्योधन कहता है कि आप मेरे साथ डाइस का गेम खेलो, मैं आपको जो भी प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो मैं आपको दे दूंगा, और अगर मैं इस गेम को जीता तो मैं आपकी वाइफ, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी, और प्लस आपको पूरी तरीके से क्या कहते हैं 14 वर्ष का वनवास और 2 साल का अज्ञातवास झेलना पड़ेगा, अदरवाइज मैं आपको प्रॉपर्टी देने वाला नहीं हूँ। इस बिहार पे उन्होंने कहा कि अगर जीत जाते हैं तो मैं सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा, और अगर हार जाते हैं तो 14 साल के बाद आपको ये सारी प्रॉपर्टी जो है मिलेगी। अब इस सिचुएशन में होता यही है, डाइस का गेम, ऑल वी नो दैट। यहाँ पे चीर हरण जैसी बहुत सारी अश्लील चीजें होती हैं, जो मुझे लगता है कि समाज उस समय भी खराब था और समाज आज भी उस तरीके से ठीक नहीं है। जब दुर्योधन अपनी भाभी का चीरहरण कर रहा है और उसके बाद उनके ससुर जी भी उस समय देख रहे थे ये सारी चीजें, जैसे कि दुर्योधन के पिताजी धृतराष्ट्र थे, गंगापुत्र भीष्म थामा थे, वैसे बहुत सारे लोग उस टाइम पे अवेलेबल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दुर्योधन को कुछ नहीं करा। मुझे तो समझ में नहीं आया ऐसा कैसे हो गया, लेकिन ऐसा हुआ था। अब यहाँ पे होता क्या होता है, शर्त के मुताबिक अब इनको क्या करना पड़ता है, 14 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, मैं 2 साल का कह रहा हूँ, 1 साल का अज्ञातवास इनको करने की जरूरत होती है। अब जब ये डाइस का गेम हार जाते हैं, दुर्योधन जीत जाते हैं, तो पेनल्टी के लिए अब इनको जाना है कहाँ पे, 14 साल के वनवास के लिए और 1 साल के अज्ञातवास के लिए। अब जब ये कर लेते हैं, ये कंप्लीट सजा कर भी लेते हैं, तो दुर्योधन का काम होता है कि वो पूरी तरीके से क्या कहते हैं इनको इनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दे, लेकिन दोस्तों मना कर देता है। अब जब वो मना कर देता है ना, तो ऐसे सिचुएशन में श्री कृष्ण के पास एज अ मीडिएटर के रूप में वो दोबारा आते हैं, और जब श्री कृष्ण के पास वो दोबारा आते हैं तो श्री कृष्ण जी कहते हैं चलो ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करके देखता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पूछता हूँ उनसे कि आप ऐसा है कि प्रॉपर्टी का हिस्सा आप क्यों नहीं दे रहे, आप तो इन्होंने सजा भी पूरी कर ली। तो दोस्तों इसी चीज के ऊपर ना जो श्री कृष्ण जी दुर्योधन से बोलते हैं, श्री कृष्ण दुर्योधन से जो बोलते हैं, इसके ऊपर स्पेशली रश्मि रथी में एक स्पेशली चीज लिखी गई और इतना फेमस डायलॉग है जो आशुतोष राणा ने उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं अपने शब्दों में कहने की कोशिश करी है। मैं चाहूंगा कि आप सुनिए। यहाँ पे पूरी तरीके से श्री कृष्ण जी चाहते हैं कि दुर्योधन जो है उनकी सजा पूरी होने के बाद प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दे, लेकिन दुर्योधन यहाँ पे प्रॉपर्टी का हिस्सा देता नहीं है, और उसकी वजह से महाभारत जैसा भीषण युद्ध हो जाता है। और महाभारत जैसा भीषण युद्ध के अंदर कौरव के साथ दुर्योधन, कौरव की तरफ से मतलब कौरवों की तरफ से दुर्योधन उसके 99 भाई, जबकि इसमें कर्ण भी था, और पांडव की तरफ से क्या कहते हैं युधिष्ठिर और बाकी 4 भाई और बाकी और लोग भी में देखने को मिलते हैं। लेकिन पांडव की तरफ से कृष्ण जी जो थे उस समय पे थे, और इसी वजह से क्या कहते हैं यहाँ पे पांडव जीत जाते हैं। अब दोस्तों अगर ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की बात अगर उस समय दुर्योधन मान लेता तो शायद से ये युद्ध हमें देखने को नहीं मिलता। अब क्या इनके बीच में बातें हुई थी, क्या इनके बीच में वार्तालाप हुई थी, ये आपको सुनने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग रश्मि रथी का डायलॉग जरूर सुने। रश्मि रथी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो क्लास 12 के बच्चे को पढ़नी ही चाहिए। कृष्ण के द्वारा दी गई दुर्योधन को चेतावनी जो रश्मि रथी में लिखी गई है वो आशुतोष राणा जी ने अपनी बहुत कोमल आवाज में लोगों को समझाने की कोशिश करी है। क्लास 12 के बच्चे को जरूर ये वीडियो देखनी चाहिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया इस वीडियो का, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पांडवों का तृतीय सर्ग है ये रश्मि रथी का, और जब देखिए आधे से लोगों ने तो रश्मि रथी पढ़ी है, देखिए क्या बात है। तो ये तृतीय सर्ग है कि जब भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर, शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि भाई मैं अंतिम प्रयास कर रहा हूं और इस अंतिम प्रयास की उपलब्धि ये होगी अगर युद्ध समाप्त हो जाए। तो वो क्या कहते हैं उस बात को मैं जो दिनकर जी ने कहा है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सैकड़ों नाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल सौभाग्य सब दिन सोता है। देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। क्या दो न्याय अगर तुम आधा दो, तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर हसीना उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है।
जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरिण भीषण ओंकार दिया, अपना स्वरूप विस्तार किया, धर्म दिग्गज डोले, भगवान को बध होकर बोले, जंजीर बनाकर बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल मुझ में लय है, झंकार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल भूमंडल बख्शे तल विशाल, भज पर बंद को घेरे है, मैं नाथ मेरु पग मेरे हैं, और दिखते जो गए नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर। त्रिकोण तो दृश्य प्रकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सत्सिंह शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु गणपति गणेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बनाकर साधने, हाँ दुर्योधन बांधे। भूलोक आदत। तो आपने देखा, वैसे तो बहुत बड़ी है ये, लेकिन क्या शब्द दिए हैं इन्होंने, अपने मतलब जान डाल दी इस डायलॉग के अंदर। और आपको बता दूं मैं कि जहाँ पे दुर्योधन यहाँ पे समझ ही नहीं पाए, और फाइनली श्री कृष्ण जी ने बोला, जिनको हरि कहा गया है, उन्होंने फाइनली बोला कि ठीक है, अगर आप चाहते हो युद्ध हो, तो फाइनली युद्ध हुआ। और युद्ध होने के बाद फिर सारा सिलसिला आपको पता है। सो फाइनली यहाँ पे होता यही है कि आप देखोगे कि यहाँ पे दुर्योधन चीजें नहीं मानते हैं, और फाइनली युद्ध की कगार पे कहानी पहुंच जाती है, और बड़ा ही भीषण युद्ध होता है। और ये युद्ध ऐसा होता है जो कभी नहीं ऐसा युद्ध हुआ होता है। कहा जाता है कि धर्म के नाम पे युद्ध लड़ा गया था। श्री कृष्ण जी ने पूरी तरीके से यहाँ पे पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर को समझाया, भीम नकुल सहदेव अर्जुन को समझाने की कोशिश करी कि अर्जुन अब तुम्हें बाण उठाने ही पड़ेंगे, चाहे कृपाचार्य हो, चाहे अश्वत्थामा, चाहे द्रोणाचार्य हो। अर्जुन यही कह रहे कि यार मतलब मैं उन पे कैसे बाण चला सकता हूँ जिन्होंने मुझे बचपन में अपने गोद में खिलाया, जिन्होंने मुझे धनुष बाण यहाँ पे द्रोणाचार्य जैसे व्यक्ति थे। और आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे अश्वत्थामा जो कभी नहीं मरने वाले, कर्ण तो ऐसा व्यक्ति था जिसको खुद ही हरि और उसके साथ मतलब ऐसा कहा जाता है कि उसके जैसा योद्धा, कर्ण जैसा योद्धा तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ, ना कभी होगा। तो आप सोचिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो पांडव जीतते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे जो क्या कहते हैं गंगा पुत्र थे, उनकी डेथ हो जाती है। देन फाइनली आप कहेंगे कि यहाँ पे पांडव जो है वो जीतते हैं, और यहाँ पे कौरव जो है वो हार जाते हैं। अब यही सारी स्टोरी को कंबाइन करके, कंपाइल करके आपको यहाँ पे सुथनकार करके व्यक्ति हैं, ये वीएस सुथनकार। इन्होंने संस्कृत, ये स्कॉलर बोलते हैं, 1919 में इस काम को इन्होंने शुरू करा। 1947 साल लगे इन्होंने इस काम को कंप्लीट करा। इस पूरे क्रिटिकल एडिशन महाभारत को तैयार करने की शुरुआत करी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अकेले ही करा, इन्होंने संस्कृत के अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट को इकट्ठा करा, संस्कृत के अलग अलग रिटन टेक्स्ट्स को, वेरियस स्क्रिप्ट को इकट्ठा करा। और ये स्क्रिप्ट इन्हें एक ही जगह से नहीं मिली, ये स्क्रिप्ट इन्हें कश्मीर, नेपाल, केरला, तमिलनाडु इधर मिली, और बहुत सारी ऐसी जगहों पे मिली जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मतलब जहाँ पे ऐसे ऐसे वेरिएशंस ऑफ पीपल रहते थे, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा इन लोगों को बताया। ब्राह्मण पंडितों की इनके पास टीम थी, इन्होंने सारी चीजों को इकट्ठा करा। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ द वेरिएशन ऑफ महाभारत रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर दैट शेप द सोशल हिस्ट्री थ्रू द डायलॉग्स बिटवीन द dominant tradition and resilient local idea and practice characterized by the movement of conflict as well as the conscious। मतलब महाभारत जो है समाज की बहुत ही मतलब विविधता या जटिल प्रक्रिया को दिखाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से समाज में एक ही व्यक्ति, फैमिली के लोग आपस में लड़ रहे हैं। और प्रॉपर्टी का मेन मुद्दा तो नहीं हो सकता है, मैं ये प्रॉपर्टी का मेन मुद्दा नहीं कहूँगा, पर समाज में किस तरीके के सोशल प्रिंसिपल्स थे उस समय कि मतलब एक तरफ दुर्योधन जो है वो नहीं समझ रहा है कि भाई मतलब मेरी फैमिली खड़ी है तो वहाँ चीरहरण कर रहा हूँ। एक तरफ पांच भाइयों को समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं कैसे मार सकता हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया, जिन्होंने मुझे लिखना सिखाया। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। देखो सेम फैमिली के वो लोग थे, इसी वजह से एक तरीके से फूड शेयर करते हैं, सेम रिसोर्स, उनके लाइफस्टाइल ऐसा था, सेम रिचुअल्स परफॉर्म करते थे ये लोग, जैसे कि यज्ञ वग करना, ये सारी चीजें सेम करते होंगे। आज भी आप लोग अपने चाचा चाची के लड़के जो कजन सिस्टर ब्रदर होते हैं तो उनमें देखोगे आपका रहन सहन, खान पान, शादीशुदा के जो रस्म रिवाज होते हैं वो लगभग एक जैसे हमें देखने को मिलते हैं। कारण सिंपल सा है, क्योंकि सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे फैमिली आर जनरली नोन एज द किंगफोल और रिलेटिव। परिवार जनों में आमतौर लोग परिवार और परिजन या रिश्तेदार के रूप में जानते हैं। ब्लडेड ब्रदर खास होते हैं, नेचुरल ब्रदर अलग होते हैं। ब्लडेड ब्रदर जिन्हें आप कहोगे कि भाई हमारे खून से संबंधित है, आपके सगे भाई जो होते हैं वो ब्लडेड ब्रदर होते हैं। नेचुरल ब्रदर जो होते हैं वो आपके ऑफकोर्स जो फैमिली से रिलेटिव में होंगे वो। तो दोस्तों यहाँ पे परिवार बंधुत्व के लिए एक शब्द बताया गया, कुल शब्द। अभी कुल शब्द क्या होता है मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अभिमन्यु जो है एक क्या कहते हैं, वैसे तो अभिमन्यु जो है वो अर्जुन
क्या कहते हैं अर्जुन का लड़का है। सभी को बताया कि अर्जुन ने सुभद्रा से शादी करी थी। तो अर्जुन के जो क्या कहते हैं ब्रदर कहलाएंगे, वो नकुल के भी बेटे कहलाएंगे, सहदेव के बेटे जो कहलाएंगे बेटी कहलाएंगी, वो अभिमन्यु की कहीं ना कहीं सिस्टर या ब्रदर ही लगेंगी। तो उसके वो क्या कहते हैं ब्लडेड ब्रदर नहीं होंगे, वो उसके नेचुरल ब्रदर होंगे। ये तो आपको वैसे भी नॉर्मल समझ में आ ही रहा होगा, इसमें मुझे कुछ आपको स्पेशल समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अभिमन्यु है ना, अभिमन्यु किस कुल से बिलोंग करता है, उस कुल की शुरुआत जहां से हुई होगी, जैसे कुरु से उसकी शुरुआत हुई थी, तो ये कुरु वंश से बिलोंग करता है। कुरु कुल है जो इनका, उससे ये बिलोंग करता है, क्योंकि इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो कुल शब्द का मतलब सिंपल शब्दों में यही होता है जो आपने समझना। देखो, संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति के बंधुत्व को बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप से एक ही वंश के माने जाते हैं, और इसीलिए हम आपको पता होगा, आप शादी वादी में कुल देवता की पूजा करते हैं, तो कुल देवता आपके वही देवता होते हैं जिन्होंने आपके वंश की शुरुआत करी होगी, इसी वजह से। अब यहाँ पे हमने ये भी देखा कि अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एटीट्यूड टुवर्ड्स द फैमिली एंड द किंगशिप। जिस समय डाइस का गेम हो रहा था तो हमें ये समझ में आ रहा था कि इतिहासकर्ता ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उस समय लोगों की सोच कैसी होगी, वो इनसाइड पीपल की थिंकिंग दिखाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं तो ये चीजें क्यों दिखाई जाती, नहीं तो गेम पासा क्यों दिखाया जाता, शकुनी के बारे में क्यों दिखाया जाता है, किस तरीके से वो अभी भी वो मामा तो है उसका, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं वो अपना बदला लेने के लिए कैसे यहाँ पे स्टेप ले रहा है, तो वो एक चीज दिखाने की कोशिश करी गई थी। दूसरी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। डायनेस्टी अगर हम देखें तो एक तरफ हम देखते हैं पैटर्नली सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी दी गई तो प्रॉपर्टी का हिस्सा धृतराष्ट्र को दिया गया और पांडु को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर डायनेस्टी की बात करें, पैटर्नली सिस्टम की बात करें, तो होता यही आया है कि पिता के बाद प्रॉपर्टी बेटे को ही मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे दुर्योधन को प्रॉपर्टी मिल गई थी क्योंकि धृतराष्ट्र ने उसके ऊपर क्लेम कर रखा था, लेकिन फिर यहाँ पे 5 भाइयों को भी तो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिली। तो इस हिसाब से एक डिस्प्यूट था। तो जब पिता के थ्रू प्रॉपर्टी मिल जाए बेटों को तो उसे पैटर्नली सिस्टम बोलते हैं, जब माता के थ्रू प्रॉपर्टी मिल जाए बेटे को तो उसे मैटरनली सिस्टम बोलते हैं। आपने इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके बाद पैटर्नली सिस्टम का एग्जांपल हमने अशोका के टाइम पीरियड पे भी देखा था। हमने पैटर्नली सिस्टम के अंदर और भी क्या कहते हैं एग्जांपल देखे थे। मैटरनली सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि पिता क्या कहते हैं हस्बैंड के बाद वाइफ को भी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी मिली थी, तो उसे हम मैटरनली सिस्टम बोलते हैं। और ये हमने प्रभावती गुप्ता के केस में देखा था जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था। नहीं समझे आप तो प्लीज उसे समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट पार्ट है रूल्स ऑफ मैरिज, विवाह के नियम। देखो, ऐसा कहा जाता है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो उस टाइम पीरियड पे सबसे पुराने जाने माने ग्रंथों में से, सबसे पुराने रिटर्न रिकॉर्ड्स में से वो होते थे जो समाज में सभी लोग माना करते थे। धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों के बाद मनुस्मृति, मनुस्मृति के बाद डायरेक्टली संविधान की वैल्यू होने लगी। तो धर्मसूत्र धर्मशास्त्र एक संविधान की तरह, एक लिखित संविधान की तरह उस समय लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अंदर 8 प्रकार के नियम की शादी बताई गई थी, लेकिन आपको 4 प्रकार की शादी के बारे में एनसीईआरटी बताती है। अब कौन सी शादी है आप देख लीजिए। यहाँ पे बताया जाता है मनुस्मृति के बारे में कि ब्लडेड बेस पे ही आप शादी करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन धर्मसूत्र धर्मशास्त्र जो है वो बताते हैं कि 8 प्रकार की शादियां हमें देखने को मिलती है। पहली होती है एक्सोगैमी। अगर आप किसी भी एक गोत्र के हैं और आपने किसी दूसरे गोत्र में शादी कर ली है तो ऐसी शादी को माना जा सकता है, इसे एक्सोगैमी कहते हैं। एंडोगैमी जो होता है, एंडोगैमी का मतलब हो गया जब आप खुद के ही ग्रुप में, खुद की ही जाति में शादी कर लेते हो। आजकल शादी तो खुद ही के ग्रुप में होती है, लेकिन उनका गोत्र अलग होता है। याद रखना, अगर आपकी एक जाति है, जैसे आप शर्मा हो तो आप वर्मा से शादी कर लोगे, शर्मा वर्मा से शादी कर लेगा तो ऐसी शादी को क्या कहेंगे, ऐसी शादी को एक्सोगैमी मैरिज कहेंगे। लेकिन शर्मा शर्मा से ही शादी कर लेता है तो वो सेम गोत्र को, सेम जाति में शादी होगी, तो शर्मा शर्मा की उसमें शादी कर सकता है। अभी बताऊंगा क्यों। दूसरी बात, अगर आप क्या कहते हैं एक्सोगैमी करते हैं तो मैंने बता दिया आपके खुद के ग्रुप में नहीं होना चाहिए। हाँ, पॉलीएंड्री, इसका मतलब होता है एक बंदा बहुत सारी पत्नियां रख सकता है, तो ऐसा होता है। ऐसा तो हमने देखा भी है कि जो मोमडन है, मुस्लिम्स हैं, वो लोग 3 पत्नियां रख सकते हैं, तो वो चीज हमने देखा भी है। जबकि आप देखेंगे कि पॉलीएंड्री कहीं पे बिलीव नहीं है कि एक औरत जो है बहुत सारे पति रखती है। वीना मलिक जो पाकिस्तान की एक्ट्रेस है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने खुद बोला था कि जब ऐसा समाज में होता है कि अगर एक महिला जो है, उस एक पुरुष जो है वो 5 पत्नियां रख सकता है, तो एक महिला जो है 5 पति क्यों नहीं रख सकती? फिर ये तो इक्वालिटी नहीं हुई ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पॉलीएंड्री जो है वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं समाज में दिखाया गया कि ये शादी भी एक वैल्यूएबल शादी है। अब मैंने क्या बताया, एक जाति में शादी करना ठीक है, दूसरी जाति में शादी करना ठीक है, बहुत सारी पत्नियों के साथ शादी करना ठीक है, एक औरत को बहुत सारे पतियों के साथ शादी करना ठीक है। लेकिन याद रखना, जब एक ही जाति दूसरी जाति में शादी करती है तो वो ठीक क्यों हो सकता है?
कारण ये है कि जब मैंने आपको बताया ना कि वर्मा वर्मा में शादी करता है, पाल पाल में शादी करता है, सोलंकी सोलंकी में शादी करता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मन में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि अगर ऐसा होता है तो यार क्या वो हमारे भाई बहन नहीं लगेंगे? कारण सिंपल सा ये है कि अगर एक जाति दूसरी जाति में शादी करती है तो उनके गोत्र मैच नहीं होने चाहिए, और गोत्र ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब गोत्र के बारे में समझते हैं। गोत्र दो प्रकार के होते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि हर गोत्र का नाम वैदिक शील यानी कि एक वैदिक क्या कहते हैं ब्राह्मण पंडित के हिसाब से रखा गया। अथिर गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और अगिर, ये सारे अगीर्स, ये मेन 8 गोत्र बोले जाते हैं। अब गोत्र कैसे मिलता है आपको? हस्बैंड का गोत्र आपको शादी के बाद मिलेगा, और पिता का गोत्र आपको क्या कहते हैं अपने पिता के थ्रू ही मिल जाता है। तो 2 रूल्स होते हैं गोत्र के। आफ्टर मैरिज वुमेन्स को अपने हस्बैंड का गोत्र इस्तेमाल करना पड़ता है, और मेंबर ऑफ सेम गोत्र कुड नॉट मैरिड। जैसे मैंने कहा कि सेम गोत्र के शादी नहीं कर सकते। हाँ, सेम जाति के लोग शादी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि पाल जो होता है वो पाल से शादी कर लेगा, ये जाति सेम है, लेकिन गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए शादी के टाइम पीरियड पे जब कुंडलियां मैच करी जाती है तो उस टाइम पीरियड पे गोत्र देखा जा रहा होता है कि गोत्र एक है कि नहीं। अब इस बात के लिए साइंटिफिक प्रूफ भी हो चुका है कि गोत्र सेम नहीं होने चाहिए, ये जरूर याद रखिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे एक और है जिसमें बताया गया कि सम सातवाना रूलर हैव पॉलीगैंड्रियस यानी कि बहुपतित्ववादी। ये वो लोग होते थे जो बहुत सारी पत्नियां तो रखते थे, लेकिन आप कहोगे कि इनका सरनेम इनकी माता के नेम पर ही होता था। मतलब हमने देखा कि वुमेन्स जो होती है अपने पिता हस्बैंड का गोत्र रख लेती है। वुमेन्स अपने हस्बैंड का गोत्र तो रखती है, हमने देखा ही है। जब वुमेन्स अपने हस्बैंड का गोत्र रखती है तो शादी के बाद ही होता है, और शादी से पहले उनके फादर का गोत्र उनके पास होता है। और लेकिन हम ये देख सकते हैं सातवाहना के केसेस में ऐसा नहीं है। सातवाहना अपने फादर का गोत्र नहीं रखते थे, अपनी मदर का गोत्र रखते थे। तो बड़ा ही अजीब है। जैसे कि राजा गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी, राजा वशिष्ठ पुत्र श्री पुलम्यास, राजा गौतमी पुत्र समीशिर यान सतनी, है ना, राजा मधिर पुत्र। तो ऐसे लिखा हुआ है इन लोगों ने, अपनी मदर का नाम भी इन्होंने रखा हुआ है। अब मदर इंपॉर्टेंट क्यों होती है सोसाइटी में? ऑफ कोर्स इसका हम सीधा एग्जांपल देख सकते हैं माता की सलाह से। आपको पता होगा दुर्योधन ने उनकी माता की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि बेटा उनको प्रॉपर्टी दे दो, लेकिन ऑफ कोर्स दुर्योधन नहीं माना और इसलिए वो युद्ध हार गया। और सेम ऐसा ही माहेश्वती साम्राज्य के अंदर अगर आपको पता हो तो उस टाइम पीरियड में जो भल्लाल था उसने अपनी माता की बात नहीं मानी, इसलिए वो एक अच्छा राजा नहीं बन पाया। तो एक छोटा सा एग्जांपल है समझने के लिए। सोशल डिफरेंसेस धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों के हिसाब से होता था। समाज में कर्म के हिसाब से ही, और सॉरी जो आपका कर्म होगा उस हिसाब से आपका वर्ण व्यवस्था बताया जाएगा। पूजा करना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना वो ब्राह्मण का काम। क्षत्रिय युद्ध प्रशासक बनना, राजा बनना क्षत्रियों का काम। व्यापार करना, कृषि करना वैश्यों का काम। सेवा करना, मजदूर करना वो शूद्रों का काम। तो ये ऐसा कहा जाता है कि ये एक डिवाइन प्रिंसिपल था, और ये एक ही दिन में नहीं बने थे, ये हजारों साल लगे थे बनने में। और यही कहा जाता है कि समाज में अगर ये चीजें हैं तो ये चीजें ही रहेंगी। और ये ब्राह्मण पंडित कहते थे कि ये हमने नहीं बनाया, ये कर्म के हिसाब से लोग अपने आप ही डिवाइड हो गए। इसे डिवाइन प्रिंसिपल या डिवाइन सिस्टम भी कहा गया। ऐसा कहा जाता था कि उस टाइम पीरियड पे जो ब्राह्मण होते थे वो कहते थे कि ये वर्ण व्यवस्था डिवाइन ओरिजिन है, सभी राजाओं को इस बात को मानना चाहिए, अपने समाज में ये चीज़ बोलना चाहिए कि ये बाय बर्थ है और सभी को इसे अप्लाई करने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ गलत है तो इसके पीछे की कहानी आपको पता होनी चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, ज़रूर ढूंढने की कोशिश करिएगा। क्योंकि यहाँ पे लोगों का मानना ये हो जाता है कि ये जो व्यवस्था है इसमें तो शूद्र हमेशा ही गरीब रहेगा और बेचारा कभी हायर अथॉरिटी पे जा ही नहीं पाएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सच हो सकती है, लेकिन अब इसके पीछे कहानी क्या है वो अपने ब्राह्मण पंडितों से जरूर सुनने की कोशिश करिएगा। अब ऐसा डिवाइन प्रिंसिपल क्यों कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि पुरुष शुक्ति मंत्र के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि बलि का चित्र है जिसमें उसको जगत दिखाने की कोशिश करी गई है। उसमें दिखाया गया है कि ब्राह्मण उनके मुंह से बने हैं, भुजाओं से क्षत्रिय बने हैं, जांघों से वैश्य बने हैं और पैरों से शूद्र बने हैं। इसी वजह से ये समाज ऐसी व्यवस्थाओं की वजह से चल रहा है। आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि समाज की व्यवस्थाएं जहाँ पर वर्ण व्यवस्था में शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय ये 4 अगर व्यवस्थाएं समाज में बनी हुई है तो उसका कारण है पुरुष शुक्ति मंत्र। पुरुष शुक्ति मंत्र के अंदर क्लियर कट ये बताया गया है कि मुंह से बने हैं ब्राह्मण, उसके बाद आपके क्या कहते हैं हाथों से बने हैं वैश्य आपके क्षत्रिय, और उसके बाद जांघों से बने हैं आपके वैश्य, एंड देन पैरों से बने हैं शूद्र। तो ये पुरुष शुक्ति मंत्र है क्या, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमने पिछले पार्ट में ये देखा था कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अगर आप नोटिस करें तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आप ये देख रहे थे कई सालों से
कई हजारों सालों से जो जैसा काम करता है वैसी उसे वर्ण व्यवस्था के अंदर डाल दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो ब्राह्मण है उनका काम शिक्षा लेना देना, उसके बाद जो आपके क्षत्रिय हैं उनका काम राजा बनना, युद्ध लड़ना, ये सारे काम होते थे। वैश्यों के काम व्यापार करने से संबंधित थे और उसके बाद जो शूद्र थे उनका काम था इन सभी की मदद करना। अब मेन बात ये थी कि हमने देखा था ये सारा का सारा डिवाइन प्रिंसिपल था, एक दैवीय व्यवस्था थी। एंड देन उसके बाद हमने ये भी समझने की कोशिश करी थी कि जब ये दैवीय व्यवस्था थी तो इसे पुरुष शुक्ति मंत्र के तहत इसको बिल्कुल प्रूव करने की बात करी गई थी और सभी ऋषि महर्षि इसको कहते थे कि राजा को इसे अप्लाई करने की जरूरत है। लेकिन इस वाले पार्ट में ना हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से समाज के अंदर ये व्यवस्था भी बदली। इस व्यवस्था के अंदर भी हमने देखा कि जहाँ पे क्षत्रिय वर्ग का व्यक्ति राजा बनना चाहिए, ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति भी राजा बना। उसके बाद जहाँ पे ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति को राजा नहीं बनना चाहिए वो राजा बन गया। दूसरी बात, शूद्र वर्ग के व्यक्ति को राजा नहीं बनना चाहिए वो भी राजा बन गया। आइए समझते हैं। नॉन क्षत्रिय किंग यानी कि अकॉर्डिंग टू अगर हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो ओनली क्षत्रिय सपोज टू बी द किंग, मतलब शुरुआती समय में क्षत्रिय वर्ग के ही लोग जो है राजा बनते हैं। लेकिन अगर हम चंद्रगुप्त की बात करें तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स के हिसाब से कहा जाता है कि चंद्रगुप्त जो था वो निचली जाति, लो ओरिजिन था। सोचिए आप कितनी असमंजस वाली बात है कि जो उस टाइम पीरियड पे चल रहा था उसके अपोजिट में भी ऐसा हुआ था। और दूसरी बात, शुंग और कंवन जो ऑफ कोर्स इनके जाने के बाद आए थे पावर में, वो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते थे फिर भी राजा बने। सातवाहन डायनेस्टी जो थे, गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी, वो अपने आप को ब्राह्मण बोलते थे। मतलब वैसे तो ये क्या कहते हैं आपके ब्राह्मण वंश से नहीं थे, ये वैश्य वंश से बिलोंग करते थे। इन्होंने शादी ब्राह्मण वर्ग के अंदर करी थी तो ये अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश करते थे। लेकिन फिर भी सातवाहन डायनेस्टी में गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी, उनकी वैल्यू ही क्या है सोचिए, तो वो चीज थी। और उसके बाद ये अपने को ब्राह्मण बताने लगे। और देन उसके बाद भारत के बाहर से भी तो बहुत सारे लोग आए थे, तो उनको हमने क्या कहा, वो तो किसी वर्ण व्यवस्था के हमारी वर्ण व्यवस्था में आ ही नहीं रहे। फिर तो जब भी वो राजा बने, जैसे रुद्रमन शाक डायनेस्टी का राजा था रुद्रमन। लेकिन आपको पता है उन लोगों को जो आउटसाइडर होते हैं उन्हें ब्राह्मण लोग क्या बोलते हैं, वो जो आउटसाइडर होते हैं उन्हें ब्राह्मण लोग बोलते हैं क्या, आपको याद रखना पड़ेगा मलेच। आपने शब्द सुना होगा मेरे ख्याल से, मलेच शब्द के बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अगर आपने मलेच नहीं सुना होगा तो आपने बारबेरियन शब्द के बारे में जरूर सुना होगा। तो मलेच एंड बारबेरियंस, बारबेरियंस दोज हु कम फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज, मतलब वो लोग जो यूरोपीय कंट्री से आ रहे हैं उन्हें हम बारबेरियंस कहते हैं। और मलेच भी हमने संस्कृत में ये वर्ड का इस्तेमाल किया। अच्छा, आपने एक वर्ड और सुना होगा यवन पीपल, यवन लोग सुना होगा, तो यवन लोगों का इस्तेमाल भी हमने देखा कि यहाँ पे होता है। अच्छा, एक और है जो एनसीईआरटी में बताती है कि सुदर्शन लेख की शुरुआत वैसे तो चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में हुई थी मौर्य डायनेस्टी में। देन पुष्पमित्र ने भी इसको चंद्रगुप्त को गिनौर के अंदर जो सुदर्शन लेख है इसका रिबिल्ड करवाया था, अशोका ने भी करवाया था। लेकिन दोस्तों जो शाक डायनेस्टी के रुद्रमन थे उन्होंने भी इसको बनवाया था। तो राजा कहीं का भी हो, राजा प्रिय होना चाहिए, राजा अच्छा होना चाहिए। और इस हिसाब से देखा जा सकता है कि रुद्रमन जो है वो एक अच्छे राजा थे और उन्होंने काफी कुछ किया। सातवाहन की बात करें, जैसा मैंने कहा कि ये ब्राह्मण बोलते थे अपने आप को। ही ऑल्सो क्लेम टू हैव इंश्योर्ड दैट देयर वाज नो इंटरकास्ट मैरिजिंग अमंग द मेंबर ऑफ द फोर वर्ना। वह ये भी दावा करते हैं कि चार वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, जबकि खुद कर ली इसने बंदे ने। मतलब ये बंदा वैसे तो क्या कहते हैं वैश्य वंश से बिलोंग कर रहा है, ब्राह्मण वंश से शादी कर ली है, अपने हमको ब्राह्मण बोल दिया, राजा बन गया। इसने कहा कि जो ब्राह्मण वर्ग का बंदा है वो ब्राह्मण में शादी करेगा, जो क्षत्रिय वर्ग का बंदा है वो क्षत्रिय में ही करेगा। भाई ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा इसने बोला कि ऐसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों 4 टाइप की मैरिज के बारे में आपने पहले भी जाना था, इससे पहले वीडियो की लेक्चर सीरीज नहीं देखी है तो 4 टाइप की मैरिज के बारे में आपको बड़ा डीपली समझ में आएगा। सो यू नीड टू फाइंड आउट। जाति एंड सोशल नोबेलिटीज के बारे में समझते हैं। अब देखो, आप लोगों ने एक चीज तो समझ ली, क्या समझ ली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा रफली बता देता हूँ। आपने वर्ण व्यवस्था के बारे में समझ लिया, आपने देखा कि यार वैश्य सबसे ऊपर ब्राह्मण होते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं आपके क्षत्रिय होते हैं, एंड देन उसके बाद आपके वैश्य होते हैं, एंड देन उसके बाद आपके शूद्र होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कर्म के हिसाब से इनके वर्ग को निर्धारित करा गया। अब मान लो किसी का कर्म ही नहीं पता चल रहा, किसी का कर्म नहीं पता चला, तो आप उसे कौन सी वर्ण व्यवस्था के अंदर डालोगे? वी आर अनेबल, हमें पता ही नहीं कि हम करें क्या। तो ऐसी व्यवस्था में जाति व्यवस्था की शुरुआत होती है। मतलब जिसकी वर्ण व्यवस्था का नहीं पता चलता है उसकी जाति व्यवस्था का पता चल जाता है। तो द सोशल कैटेगरी एज रेफर्ड एज जाति, तो यहाँ पे however while the number of varna was fixed
जहाँ पे वर्ण सिस्टम को 4 सिस्टम में वर्ण व्यवस्था को 4 वर्णों में जब फिक्स कर दिया गया था तो सिंपल सी बात है फिर उसके बाद जातियां ही बननी शुरुआत हुई। अब जातियां बहुत सारी रिस्ट्रिक्टेड थी, अलग अलग जगहों पे थी। जैसे कुम्हार काम करने वाले जो मटके का काम कर रहे कुम्हार हो गए, लोहे का काम करने वाले लोहार हो गए, सोने का काम करने वाले सोनार हो गए, और मंदिरों का काम करने वाले मटियार हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग, तेल का काम करने वाले तेली हो गए। तो ऐसे हमने अलग अलग जातियां बनानी चालू करी और ऐसे असंख्य जातियां बननी चालू हो गई। आज भारत के अंदर जातियां आपको पता होगा कितनी करोड़ों है। हर जाति की अपनी व्यवस्था है, लेकिन याद रखना आपकी जाति कुछ भी हो, आपकी वर्ण व्यवस्था अलग होगी। आपकी वर्ण व्यवस्था कुछ भी हो, आपका गोत्र अलग होगा। तो जाति, गोत्र और वर्ण व्यवस्था हमें सिखाता है महाभारत, जो आप इस चैप्टर के थ्रू देख रहे हैं। अब दोस्तों, जाति वॉज शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन, जैसे मैंने बताया वो एक ही समुदाय के अंदर लोग रहते हैं और कॉमन ऑक्यूपेशन करते हैं। अब तो ये तो पूरी तरीके से जाति बेस्ड था। अभी आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, वो है वर्ण व्यवस्था के अलावा भी दूसरी चीजें। लिखा हुआ है कि देयर वर पॉपुलेशन हु वर सोशल प्रैक्टिस वर नॉट इन्फ्लुएंस द ब्राह्मणिकल आइडियाज। मतलब समाज के अंदर ऐसा था कि जैसे वर्ण व्यवस्था के अंदर तो हम लोगों को पता है कि भाई 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था में देखने को मिलती थी, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि मान लीजिए कि अगर इस वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग, मान लो किसी के काम के आधार पर हम वर्ण व्यवस्था को बता रहे हैं, काम के आधार पर अगर हम किसी वर्ण व्यवस्था को बता रहे हैं, तो मानो कि हमें किसी के काम का पता ही नहीं है। अगर हमें किसी के काम का नहीं पता तो वो बंदा कौन सी वर्ण व्यवस्था से आएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है समझने के लिए कि वर्ण व्यवस्था जो है वो किस आधार पे होने वाली है। अब वर्ण व्यवस्था काम के आधार पर हो रही है तो ऐसा कहा जाता है चलो चारों वर्ण को डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन निषाद और अनसिविलाइज्ड और इवन एनिमल लाइक पीपल भी हमने देखे। समाज के अंदर हमने उन लोगों को भी देखने की कोशिश करी जो पूरी तरीके से, मतलब मैं कह सकता हूँ, चारों वर्ण व्यवस्था के अंदर फिट नहीं बैठ रहे थे। जैसे मान लो कि मैं एकलव्य की बात करूं, एकलव्य द्रोणाचार्य का एक बहुत ही अच्छा और जानकार और जाना माना धनुर्धारी था, लेकिन वो रहता तो वनों के अंदर था, तो उसे वनवासी कहा गया और ऐसे व्यक्ति को हमने निषाद बोला। और दूसरी बात हमने देखा कि भीम जो था, भीम पूरी तरीके से 5 पांडवों में से भीम एक 5वां बंदा था, लेकिन जब उन्हें पूरी तरीके से 14 साल के लिए वनवास के लिए भेजा गया था तो उस टाइम पीरियड पे ऐसा कहा जाता है कि उनको हिडम्बा से प्यार हो गया, हिडम्बा से शादी करी, और हिडम्बा जो थी उस टाइम पीरियड पे राक्षसी क्लेन की थी, तो राक्षसी क्लेन से शादी करी और उनसे एक बच्चा पैदा हुआ। अब वो बच्चा कौन सा पैदा हुआ वो आपको नाम पता होना चाहिए, उसका नाम क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जब हिडम्बा की शादी होती है पूरी तरीके से भीम से, तो राक्षस क्लेन से थी, तो शादी अगर हो रही है तो समाज के अंदर उस टाइप की शादी की वैल्यू थी। तो दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें हम कह सकते हैं कि 4 वर्ण के अकॉर्डिंग उन्हें हम लोअर या हायर बोल सकते हैं। जैसे कि अब भाई ये तो विद्या सीख रहे थे तो इनको मैं कह सकता हूँ थोड़े बहुत हायर थे, लेकिन समाज में कुछ ऐसी कैटेगरी भी थी जिन्हें अनटचेबल कहा गया। अनटचेबल उन लोगों को कहा गया जो समाज के अंदर मैं कह सकता हूँ उस मतलब उस वर्ण व्यवस्था के अंदर होने के बावजूद भी उस तरीके की चीजें नहीं एक्सेस कर पा रहे थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप क्या कहोगे, एग्जाम्पल के लिए आप कहोगे कि वो प्योर नहीं है, दे वर प्राइमरी कंसर्न्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल व्हिच दे आर कंसिडर्ड एज प्योर। अब यहाँ पे बोला जाता है वे मुख्य रूप से अनुष्ठानों के प्रदर्शन से जुड़े थे जिन्हें वे शुद्ध मानते थे। यहाँ पे बताया गया कि ब्राह्मण लोग जो थे जो शुद्ध काम करते थे, शुद्ध काम से रिलेटेड जो भी काम होता था वो ब्राह्मणों का काम था, लेकिन इम्प्योर जो भी काम होता था वो अनटचेबल लोगों का काम माना जाता था। तो अनटचेबल लोगों की मनुस्मृति के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस बताई गई है। उनका काम है मरी हुई लाश के कपड़े उतार के पहनने, मरी हुई लाश, डेड बॉडी एनिमल्स उनको जलाना, और ऐसे लोगों को चांडाल्स कहा गया। सोचिए चांडाल्स वो लोग हुआ करते थे जो पूरी तरीके से यही टाइप के काम किया करते थे। ये अनडिस्ट्रैक्ट यूटेंशियल एंड वेयर क्लोथ्स ऑफ डेड बॉडीज एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन, ये पूरी तरीके से लोहे के वस्त्र पहना करते थे। तो ये सारे इम्प्योर काम कर रहे हैं, और रात में ऑफकोर्स सिटी के अंदर, गांव के अंदर उनको घूमने से मना ही थी, क्योंकि ऑफकोर्स कोई भी उनकी स्थिति ऐसी दयनीय बना रखी थी कि देखने के बाद कोई भी बंदा उनको देखेगा डर जाएगा। मैं इमेज का इस्तेमाल ये कर रखा है भाई, वैसे कुछ और भी चांडाल्स हो सकते हैं, लेकिन हम अगर कर्म से देखें, कोई लोहे के कपड़े पहन रहा है, कोई मरी हुई लाश के वस्त्र पहन के चल रहा है, तो वैसे भी बहुत अजीब सा लगेगा ना, तो सोचने वाली बात है। तो इस हिसाब से अब ऐसा नहीं है कि ये किसी एक बंदे ने कहा, ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में डिफाइन किया था। जैसे फांग शियान और जॉन ज़ैंग इनका नाम है। फांग शियान लिखते हैं अपनी बौद्धिस्ट टेक्स्ट बुक के अंदर, उन्होंने अनटचेबल के बारे में लिखा। उन्होंने कहा अनटचेबल हैड अ साउंड ऑफ क्लैपर इन अ स्ट्रीट सो दैट पीपल कुड अवॉइड बाय सीइंग देम। उन्होंने कहा कि वो या तो सड़कों पे जब चलते थे तो तालियां बजाते थे, और या तो क्या कहते हैं अपने हाथ में एक बर्तन रखते थे जिससे वो पीटते थे। पीटने से क्या होता था कि कोई इनको जान पाए कि सामने से आ रहे हैं और फिर इनको देखा ना जाए, क्योंकि देखने भर भी इनको अनटचेबल माना जाता था। दूसरा जोंग ज़्यांग जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि अनदर चाइनीज प्लेमेज Song Zhang observed that the
एग्जीक्यूटर्स एंड द सेवेजर्स वर फोर्स्ड टू बी लिव आउटसाइड द सिटीज। ऐसा कहा गया था जल्लाद या मैलट होने वाले लोग या यही लोग जो ऐसे काम करते हैं, इनको सिटी से बाहर रखने की परमिशन थी, सिटी के अंदर रहने के लिए कोई परमिशन नहीं थी। तो ये थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात, प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का तरीका हमें पता था कि पिता के बाद फादर को मिलेगा, कभी कभार गेम जीतने के बाद भी प्रॉपर्टी मिल जाती थी, लेकिन एक्सेस करने का तरीका अभी तक हमने पढ़ा, पैटर्नल सिस्टम बड़ा आसान है। महिलाओं को कैसे मिलता है? स्त्री धन के थ्रू। स्त्री धन के थ्रू महिलाओं को सारी प्रॉपर्टी मिलती है और स्त्री धन ही सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था। अब अगर मैं धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अलावा मनुस्मृति की बात करूं तो मनुस्मृति में बताया गया कि 7 तरीके का धन अर्जित करने का तरीका है। किसका? वो पुरुष का। जैसे विरासत में मिला हुआ, खोज की हुई, खरीदी, विजित करी, जो जीती हुई, निवेश करी हुई, कार्य द्वारा प्राप्त की गई हो या सज्जनों द्वारा भेंट प्राप्त करी गई हो। तो ये 7 तरीके हैं। जबकि फीमेल जो होती है उसको शादी के टाइम पीरियड पे जो वर वधु के थ्रू मिलता है भेंट, वो मिलेगा। स्नेह के प्रति जो भेंट मिलेगा वो मिलेगा। भात में जो भेंट मिलेगा वो उसका है। माता पिता जो स्नेह से दे रहे हैं वो उसका उपहार के रूप में। इवन जो उसके पति के द्वारा भेंट दिया गया है वो उसको मिलेगा। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको और कोई चीजें मिल सकती है प्रॉपर्टी के रूप में। जबकि हमने उसी टाइम पीरियड के कई हजारों साल बाद देखा कि परमवती गुप्ता पहले लेडी थे जिनको जमीनें मिली। तो अपने आप में बड़ा इनक्रेडिबल चीज हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद ऐसा ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी ग्रांट किसको की जाती है, मतलब प्रॉपर्टी जो है धन के रूप में किसको दी जा सकती है, वो भी जेंडर बेस्ड और क्या कहते हैं आपके वर्ण व्यवस्था के बिहाफ पे ही था। वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ज्यादातर लोग ब्राह्मण को ही जो प्रॉपर्टी है वो दिया करते थे। अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टैक्सेस ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द शूद्र वाज सब्स्टिट्यूट। मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार शूद्रों को काम जो है निर्धारित कर दिए गए थे और उस टाइम पीरियड पे जो क्या कहते हैं फर्स्ट 3 कैटेगरी थी सिर्फ उनको ही जमीनें जो है मिल सकती थी। जबकि गौतम बुद्धा कहते थे ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बुद्धिज्म में ये कहा गया कि ये आइडिया बिल्कुल तरीके से बाय बर्थ गलत है। इसमें उनकी क्या गलती है कि वो बाय बर्थ पैदा हुए हैं उस वर्ण व्यवस्था के अंदर कि आप उनको प्रॉपर्टी रखने का भी अधिकार नहीं दे रहे हो। तो इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणिकल टैक्सेस को पूरी तरीके से खंडन करा। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए समाज के अंदर, इससे तो समाज में पूरी तरीके से दरिद्रता फैल जाएगी और सिर्फ वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण कैटेगरी के लोग हैं वही सबसे आगे रहेंगे, है ना। ये एक लॉस है। दूसरी बात यहाँ पे ऑल्टरनेट सिनेरियो ये दिखाने की कोशिश करी जाती है कि समाज में कुछ ऐसी धारणा बनाई जाती है कि जो प्रॉपर्टी दान करता है ना वो दानशील व्यक्ति है, जीनियस है, और जो प्रॉपर्टी रखता है वो कपटी है, तो घृणा का पात्र है, उसे प्रॉपर्टी रखनी ही नहीं चाहिए। दान करना एक अच्छा पुण्य माना जाता है। ऐसे धन दान होता है, कन्या दान होता है, गौ दान होता है, तो ऐसे भूमि दान भी एक पवित्र दान में से माना जाता था जो ब्राह्मणों की मान्यताएं थी। इवन बुद्धिस्ट ये कहते थे उस टाइम पीरियड पे कि जो बाय बर्थ लोगों को प्रॉपर्टी देने का अधिकार है ना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि सारी प्रॉपर्टी के मालिक ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र यही वैश्य यही तो ना थे। उन्होंने अपनी बुक त्रिपिटका के अंदर ही मेंशन करा और ये बताया। त्रिपिटका 3 प्रकार की बुक है, विनय पिटका, सुद पिटका, अभिगम पिटका। इसके बारे में आप 4th चैप्टर में काफी डीपली पढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि शुरुआती समय में होता ये था कि अगर 2 बंदों के बीच में कोई डिस्प्यूट पैदा हो रहा है तो डिस्प्यूट को सॉल्व करने वाला जो बंदा होता था वो हेड होता था। उसको बदले में गेहूं, चावल या कुछ भी कर के रूप में या काम के रूप में दे दिया जाता था। बाद में यही व्यवस्था राजा बन गया, वो राजा बन गया तो राजा सबसे सुप्रीम तो ना हो गया। तो ये व्यवस्था उन्होंने बड़ी बारीकी से समझाया गौतम बुद्ध ने कि ये चीज गलत सकते हैं समाज। सो हिस्टोरियंस है ना महाभारत, आज का टॉपिक सबसे पहले इस पर डिस्कस करते हैं। देखो हिस्टोरियंस को ना बहुत सारी चीजें, जैसे जब वो महाभारत की चीजों के क्रिटिकल एजुकेशन को तैयार कर रहे थे और उनको 47 साल लगे, तो मैंने आपको कहा था कि ज्यादातर चीजें एक ही भाषा में नहीं मिली थी। हमें वो पाली में मिली, हमें वो तमिल में मिली, तेलुगु में भी, संस्कृत में भी, प्राकृत में भी। तो ऐसे ये कहा जाता था कि उस टाइम पीरियड पे जो संस्कृत भाषा इस्तेमाल की जाती होगी ना वो उस टाइम पीरियड में पुरोहित पंडितों के द्वारा इस्तेमाल करी जाती थी। पतंजलि एक पुरोहित पंडित थे और उस टाइम पीरियड में महाभारत के अंदर भी बहुत सारे पुरोहित पंडित थे। ये पुरोहित पंडित वो हुआ करते थे जो घरेलू मुद्दों में, जो एक कह सकता हूँ कि स्पेशली घर के एक पंडित होते हैं ना, जैसे घर के फैमिली डॉक्टर होते हैं, ऐसे उस टाइम पीरियड पे पुरोहित पंडित जो होते थे घर का कोई भी यज्ञ से रिलेटेड काम होता था तो वो पुरोहित पंडित ही किया करते थे। तो ऐसे टाइम पीरियड पे इतना पुराना जमाना था, 0 से 900 से 1000 वर्ष ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो उस टाइम पीरियड पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं लोग ज्यादातर संस्कृत का इस्तेमाल किया करते थे। तो ज्यादातर हमें जो टैक्सेस मिले ना वो संस्कृत से रिलेटेड मिले। अब वो ऐसी वजह संस्कृत नहीं थी जो आज के टाइम पीरियड में आप देखते हैं, तो वो थोड़ी सी अलग थी। लेकिन ऑफ कोर्स 47 साल लगे, बहुत सारे संस्कृत के जो विद्वान पंडित थे उन्होंने मदद करी इसको समझने में, ट्रांसलेट करने में। तो आप ये कह सकते हैं बहुत आसान भाषा में कि संस्कृत जो लैंग्वेज थी ना ज्यादातर प्रीस्ट के द्वारा और
अर्बन एलाइटी ग्रुप बोले तो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं कि जो भी समाज के ऊंचे तबके के लोग थे ना, वो संस्कृत भाषा का ही ज्यादातर इस्तेमाल करते थे। जैसा प्रेजेंट टाइम में हिंदी के साथ हो रहा है, लोग हिंदी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो ऐसा ही उस टाइम पीरियड पे संस्कृत का इस्तेमाल होता था। तो लैंग्वेज के बारे में तो अब समझ में आ गया कि ज्यादातर लोग क्या करते थे कि संस्कृत भाषा बोलते थे, लेकिन ऑफ कोर्स जो ओरल स्टोरीज थी वो दूसरी भाषा में भी कंटेंट में आई होगी और उसका इस्तेमाल लोगों ने किया होगा। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि लैंग्वेज का इस्तेमाल जो था उस तरीके से होता था। अब संस्कृत लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली, एक नहीं मिली, बहुत सारी। अब जैसे कि महाभारत से रिलेटेड आप एग्जांपल ले लीजिए, महाभारत से रिलेटेड बहुत सारे हमें प्रशस्ति पत्र मिले, बहुत सारे ऐसे पिलर मिले जो संस्कृत में लिखे हुए थे। जैसे कि भाई आप लोगों ने तो देखा ही होगा, जब से आपका क्या कहते हैं गुप्ता डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट हुई या शाक डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट हुई, उस टाइम पीरियड पे हिंदू राजा जो थे वो ज्यादा आने लग गए और साउथ के अंदर भी हिंदू राजा ज्यादा आने लग गए। तो नॉर्थ में ज्यादातर इंग्लिश संस्कृत इस्तेमाल होती थी और साउथ में ज्यादातर तमिल, मलयालम, कन्नड़ ऐसी भाषा जो थी, ये तेलुगु, ये इस्तेमाल होती थी। तो अगर हम ज्यादातर हिस्सों में देखें जहाँ पे ये चीजें हमें रिसोर्स में मिली थी, तो वो हमें प्रशस्ति के थ्रू भी जानने को मिली और वेदों के थ्रू भी जानने को मिली। वेदों के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि सबसे पहले ऋग्वेदा मिला हमें, है ना। और ऋग्वेदा जो था लगभग कॉन्टेम्प्रेरी कह सकता हूँ कि जब महाभारत की घटना हो रही थी तो ऋग्वेदा ये चीजें पहले लिखी जा चुकी होगी और वही चीज पूरे समाज में अप्लाई की जा रही होगी। तो इसीलिए वो संस्कृत का इस्तेमाल जो था ज्यादा उस समय होता था। अब कंटेंट में अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर जो महाभारत की स्टोरीज है या महाभारत के बारे में कहीं पे भी चीजें मिली है, वो दो ही चीजों में हमें देखने को मिली है। नंबर 1 सेक्शन हो गया आख्यान और नंबर 2 हो गया डायडेक्टिक्स, दैट मीन्स उपदेशात्मक। यानी कि अगर किसी भी संस्कृत की चीजों को लिखा गया है तो या तो वो उपदेश देते हुए बताया गया है और या तो उसे स्टोरी में कन्वर्ट करके बताने की कोशिश करी गई। तो ये दो चीजें, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल के लिए जब कभी भी क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे होंगे तो वो स्टोरी के थ्रू नहीं दे रहे होंगे, सिर्फ वो डायरेक्टली उपदेश दे रहे होंगे, जैसे लोकती टाइप होता है ना, तो ऐसा कुछ वो उपदेश देने की कोशिश कर रहे होंगे। उसे ही हमने डायरेक्टेड बोला और उसे फिर पूरा का पूरा भगवद गीता के अंदर कंटेंट डाल दिया गया। ये पिक्चर 18वीं शताब्दी की है, समय से पहले लोगों ने पिक्चर्स और पहले भी बनाई होगी, इसके बाद भी बनाई होगी। इसमें दिखाने की कोशिश करी गई है कि किस तरीके से जो अर्जुन है वो उपदेश ले रहे हैं श्री कृष्ण से। ये उस टाइम पीरियड पे जिस समय आई थिंक चित्रकला की शुरुआत हुई होगी, तो लोगों ने उस टाइम पीरियड में पेंटिंग्स को इमेजिनरी करके बनाने की कोशिश करी होगी। अब ऐसा कहा जाता है कि महाभारत असल में लिखी किसने, तो महाभारत सूत लोग होते थे जिन्हें हम भट्टसारथी बोलते हैं, वो कथा की रचना करते थे। वो कथा की रचना ऐसे करते थे कि क्षत्रियों के साथ क्या कहते हैं बैटल फील्ड में जाते होंगे और बैटल फील्ड में जाने के बाद वो चीजें अपनी आंखों से देख रहे होते थे। जो भी चीजें वो देख रहे हैं वो लिखते कहीं नहीं थे, लेकिन वो बस अपने माइंड मेमोराइज करके जब वो अपनी सभा में जाते होंगे तो उसको लोगों के सामने ओरली बोल देते होंगे। तो इसलिए पहले पर्सन जो है वो भट्टसारथी हुए जो महाभारत जैसी चीजों को देख रहे थे। और वही चीज अगर मैं बात करूं कि ये सारी की सारी सिचुएशन पूरी तरीके से महाभारत के कुरुक्षेत्र और क्या कहते हैं आपके पांचाल के आसपास घूम रही है और उसके सबूत हमें वहीं मिले होंगे, तो ऑफ कोर्स इसका प्रूफ भी हमें कहीं ना कहीं जब हिस्टोरियंस ने ऐसी प्लेसेस को एक्सकवेशन करना चालू करा, खोदना चालू करा, तो उसी के आसपास ये सारी घटना हमें देखने को मिल रही थी। अब ऐसा ये भी कहा जाता है कि जब ये सारी की सारी चीजें भट्टसारथी ने लोगों को बताई होगी तो कहीं ना कहीं लोगों ने कहीं कुछ लिखा होगा, कहीं कुछ लिखा होगा, कहीं कुछ लिखा होगा। ऐसी सिचुएशन में इन सारे टेक्स्ट्स को एक साथ कंपाइल किया गया होगा और कंपाइल करने के बाद वेद व्यास जो है उन्होंने लगभग 1 लाख छंदों का इस्तेमाल करते हुए, श्लोकों का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरीके से इस पूरी की पूरी महाभारत की महाकाव्य गाथा को लिखा था। अब ऐसा कहा जाता है कि लिखते समय गणेश जी के दांत का इस्तेमाल करा गया होगा, क्योंकि इतना बड़ा कंटेंट लिखना उस टाइम पीरियड में बहुत बड़ी बात थी। मोर के पंख तो कितने खराब हो गए होंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या कितना इसके अंदर झूठ है, ये डिसीजन आपके ऊपर है। इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि आपको ऐसा लगता है कि वेद व्यास की हेल्प उस समय गणेश जी ने करी होगी महाभारत जैसी महाकाव्य कथा लिखने के लिए, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका क्या प्रूफ है जरूर, ठीक है। और दूसरी बात, अब प्रेजेंट टाइम पे अगर हम लोग आ जाते हैं तो यूपी के अंदर हस्तिनापुर जिला, मेरठ के जिले के अंदर, तो बेबी लाल जिनकी डेथ अभी रिसेंटली हुई है, उन्होंने 1950 या 52 के टाइम पीरियड में ऐसी जगह को ढूंढा जो पांचाल, कुरु और उसके बाद कुरुक्षेत्र के आसपास के रिलेटेड इलाकों से जुड़ा हुआ है। अब ये कहाँ मिला? ये 5th लेयर पे मिला। मिट्टी की लेयर होती है, जब जमीन को खोदा जाता है तो मिट्टी की लेयर में पता चलता है कि कौन सी लेयर में था, क्योंकि इतनी हजारों साल पुरानी घटना है। समय के साथ ज्वालामुखी फटे होंगे, भूकंप आए होंगे, धूल मिट्टी उड़ी होगी, बाढ़ आया होगा, तो इससे क्या होगा, मट्टी जो मड्स होती है, सॉइल होता है,
वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता रहता है, तो इसकी वजह से लेयर पे लेयर बन जाती है। तो 5th लेयर पे जाके हमने देखा कि हस्तिनापुर वो जगह जहाँ पे ये लोग रहते थे। तो ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता की भी लेयर थी। हड़प्पा सभ्यता कौन सी लेयर पे मिला, मैंने आपको चैप्टर के पहले पार्ट में बताया था, वो जरूर ढूंढिएगा, फाइंड आउट करिएगा, नेट पे कमेंट करिएगा, बताइएगा कि वो कहाँ था। बीबी लाल ने फाइनली फाइंड आउट करा वो जगह। तो ऐसा माना जाता है कि जो ब्रजेश पासी लाल है उन्होंने बताया कि ये मेरठ जो हस्तिनापुर है ये वही जगह है जहाँ पे क्या कहते हैं जो महाभारत जैसी घटना है वो हुई थी। तो लगभग सच हो सकता है, ये बिल्कुल परफेक्टली नहीं है पर मोस्टली आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको प्रूफ पाया है और सच बोला है कि हाँ ऐसा होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूरी के पूरे मैरिज का है वो पांडवों के साथ द्रौपदी की मैरिज का है। तो अगर हम प्रेजेंट टाइम पे भी देखें कि पॉलीएंड्री का प्रैक्टिस हुआ क्यों हुआ, हरियाणा जैसी जगह के अंदर आज भी अगर आप देखें तो फीमेल का सेक्स रेशियो जो है वो मेन के कंपैरिजन में बहुत कम है। जेंडर इनइक्वालिटी वहाँ बहुत ज्यादा है, अभी भी वहाँ पे मेन वुमेन्स जो है वो नहीं मिलती हैं। तो क्या पता इसका पास्ट का भी रीजन हो, क्योंकि वॉर के टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग मर भी गए थे, है ना। तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि लोगों का मानना ये होता था कि अगर किसी हस्बैंड की शादी मतलब किसी की फीमेल से शादी हो जाती है और अगर वो अपने वर के लिए व्रत रखे या फास्ट रखे तो मे बी युद्ध के अंदर उसको कहीं ना कहीं मतलब फायदा होगा या उसकी भगवान रक्षा करेंगे। थोड़ा सा लोगों का ये लॉजिक भी था। दूसरा लॉजिक ये था कि शायद से वहाँ पे फीमेल की कमी थी, मे भी ऐसा हो सकता है और इस स्टोरी के अंदर ना दिखाया गया हो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम के हिस्टोरियंस तो इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि सही मायने में रीजन हो सकता है या नहीं? दूसरा, शॉर्टेज ऑफ वुमेन ने बता ही दिया कि भाई पॉलीएंड्री इसलिए ही हुआ हो कि शॉर्टेज ऑफ वुमेन वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा था और इसी वजह से हस्तिनापुर के अंदर जो द्रौपदी है वो फिर पांचों पांडवों से शादी कर लेती है। मे भी ऐसा हो सकता है, ये ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो अनडिजायरेबल है, अनएक्सपेक्टेड है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कोई तरीका भी नहीं शादी करने का। अब महाभारत डायनेमिक टेक्स्ट क्यों है? क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत सारी भाषाओं में लिखा हुआ है, पाली, प्राकृत, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, है ना, इन सब में लिखा हुआ है, तो इसलिए ये डायनेमिक है। दूसरा, दोज पीपल हु रॉट द वर्जन ऑफ एपिक एडिड स्टोरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सर्कुलेटेड इन द लोकैलिटीज। कुछ लोगों ने इसके अंदर और भी चीजों को ऐड करने की शुरुआत कर दी है जो लोकल लोगों के मुंह से सुनी हुई है। जैसे एग्जांपल के लिए लोगों का मानना ये है कि मतलब अगर क्या कहते हैं, अगर मैं मान लूं कि गणेश जी का गला काट के शिव जी जोड़ सकते थे तो उस समय एकलव्य का अंगूठा क्यों नहीं जोड़ा गया? तो ऐसे लोगों ने जैसे कि लोकल लोगों से सुनने की शुरुआत करी, तो जैसे जैसे महाभारत की स्टोरी एडिट होती चली गई तो लोगों ने और पॉइंट ऑफ व्यू को डालना चालू कर दिया। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो इसको दिखाता है महाभारत को कि डायनेमिक टेक्स्ट है। दूसरी बात आप ही दूसरी बात ये कि सेंट्रल स्टोरी तो यही है कि दोनों फैमिली के बीच में लड़ाई हुई थी, वो भी जमीन के डिस्प्यूट को लेके, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसके छोटे छोटे पार्ट को ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि समाज उस समय कितना खराब पहले भी था। जैसे एग्जाम्पल के लिए द्रौपदी का चीरहरण होता था, उसके फादर भी वहां पे थे, तो उसमें ही रश्मि रति में भी वो बात लिखी गई है जो नॉर्मल आपको महाभारत या दूसरे महाकाव्यों के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, जो दूसरे राइटर्स ने अपनी फीलिंग्स को दिखाते हुए वहां पे लिखा है। अर्जुन के साथ कितना बुरा हुआ, कर्ण के साथ कितना बुरा हुआ, वो भी चीज दिखाने की कोशिश दूसरे राइटर्स ने करी है जो आपको नॉर्मल महाभारत में नहीं मिलेगी। लोगों ने पेंटिंग के थ्रू, मूर्तियों के थ्रू भी दिखाया है जो नॉर्मल महाभारत में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं इस आधार पर कह सकता हूँ कि महाभारत एक डायनेमिक टेक्स्ट है। पॉलीएंड्री जैसी व्यवस्था हरियाणा में आज भी हो सकती है क्योंकि वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी आज भी देखने को मिलती है। महाभारत के अंदर वेद व्यास ने 1 लाख श्लोकों को लिखा तो क्या गणेश की मदद ली थी या नहीं ली थी? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन महाभारत हमें देखे जाता है और ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है जो विच इज नॉट मेंशन इन द एनसीईआरटी। सो आई होप दैट यू गेटिंग ऑल द पॉइंट वेरी केयरफुली। महाभारत से रिलेटेड जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं था वो आपको ये पाठशाला के चैनल पे मिला है। आई होप दैट यू गॉट ईच एंड एवरी टॉपिक वेरी क्लियरली। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी। दिस इज इट इन दिस वीडियो और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज शेयर द वीडियो। दिस इज इट इन दिस वीडियो।